नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मुकुल। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बैंकिंग साहित्य का अनुवाद। बैंकिंग साहित्य का अनुवाद भाग 1 में हमने समझा कि बैंकिंग साहित्य का स्वरूप क्या है और बैंकिंग साहित्य की भाषा किस तरह की होती है, बैंकिंग साहित्य के अंतर्गत किस तरह की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है, उस पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित कोश किस तरह के होते हैं, इनकी सब की चर्चा हमने भाग 1 के अंतर्गत की। अब हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की प्रक्रिया पर कि बैंकिंग साहित्य के अंतर्गत अनुवाद कैसे होता है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि बैंकिंग साहित्य का स्वरूप मूलतः तकनीकी होता है। इस दृष्टि से बैंकिंग साहित्य के अनुवाद में शब्दानुवाद की प्रधानता होती है। क्योंकि तकनीकी रूप है इसलिए शब्दानुवाद की प्रधानता होती है। यह शब्दानुवाद पारिभाषिक शब्दावली पर केंद्रित होता है। यहाँ यह तथ्य ध्यातव्य है कि शब्दानुवाद उन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक किया जाता है जहाँ स्रोत भाषा का कथन प्रधान हो और उसके अर्थ को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि बैंकिंग से जुड़ा हुआ जो साहित्य है वो तकनीकी श्रेणी में आता है, इसलिए इस साहित्य में शब्दानुवाद को ही प्रधानता दी जाती है, प्रमुखता से किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अर्थ है वो प्रधान होता है, कथन महत्वपूर्ण होता है, अर्थ को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास अनुवादक को करना चाहिए। इस साहित्य के अंतर्गत इस भाषा में औपचारिक शैली की प्रधानता होने के कारण पारिभाषिक शब्दावली युक्त शब्दानुवाद ही बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की प्रमुख विशेषता है। यहाँ ज़रा सी हम चर्चा इस बात की भी करते चलें, अनुवाद के अलग अलग रूपों के अंतर्गत शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद आदि आते हैं और कई क्षेत्रों में जैसे साहित्य की जब हम बात करते हैं तो वहाँ शब्दानुवाद को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बैंकिंग साहित्य या प्रशासनिक साहित्य या फिर कानून और न्याय, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अर्थ को सुरक्षित, जो मूल अर्थ है उसको सुरक्षित रखने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। इसलिए यहाँ शब्दानुवाद को ही प्रधानता दी जाती है, शब्दानुवाद का ही महत्व यहाँ सर्वाधिक है। किंतु शब्दानुवाद की स्थिति में भी अनुवादक को लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए। एक और स्रोत भाषा है, दूसरी ओर लक्ष्य भाषा है। तो जो लक्ष्य भाषा है, यहाँ इस संदर्भ में यदि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, यहाँ लक्ष्य भाषा हिंदी है, तो उस संदर्भ में हम कहेंगे तो हिंदी की प्रकृति को ध्यान में रखना अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे यदि हम उदाहरण लेते हैं स्टेट रन बैंक, अब यदि स्टेट रन बैंक का सीधे शब्दानुवाद कर दिया जाएगा तो वो राज्य चालित बैंक हो जाएगा, लेकिन ये अनुवाद जो है ये अटपटा लगता है, अशुद्ध है। इसकी जगह सरकारी बैंक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या स्ट्राइक प्राइस, इसका यदि हम शब्दानुवाद कर दिया गया तो स्ट्राइक और प्राइस, तो यहाँ अनुवाद सामने आ जाएगा हड़ताल, कीमत, लेकिन इसकी जगह ये अनुवाद अशुद्ध है, ये अनुवाद अटपटा है। इसकी जगह अनुवाद करना चाहिए नियत भाव या फ्लोटिंग डेट। फ्लोटिंग डेट का यदि शब्दानुवाद अनुवादक कर देगा तो उसका अनुवाद हो सकता है तैरता हुआ ऋण, लेकिन ये अपने आप में बड़ा अटपटा अनुवाद है। उसकी जगह अनुवादक को अल्पकालिक ऋण या अस्थायी ऋण जैसा अनुवाद करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकिंग साहित्य के अनुवाद को पारिभाषिक शब्दावली और मुख्य रूप से बैंकिंग शब्दावली की जानकारी अनुवाद करते समय अनुवादक को ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसे पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी नहीं है तो फिर वो अनुवाद को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण यदि हम लेते हैं तो अंग्रेज़ी का एक शब्द है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का यदि हम सामान्य शब्दकोश में अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ हमें मिलेगा सुरक्षा, प्रचलित अर्थ है सुरक्षा, किंतु बैंकिंग
के कामकाज में इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। उदाहरण यदि हम लें, जैसे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स बिफोर सैंक्शनिंग द लोन। यहाँ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में यदि हम सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल देखेंगे तो अनुवाद यहाँ होना चाहिए ऋण स्वीकृति करने से पूर्व प्रतिभूति प्रलेख समग्र रूप से पूरे करवाए जाएं। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक क्या करे? तो अनुवादक को यहाँ मुख्यतः प्रोक्ति का सहारा लेना पड़ता है और अनुवादक को ये देखना पड़ता है कि किस विषय क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, स्रोत पाठ है, उसी के अनुसार अनुवादक को शब्द चयन करना पड़ता है। शब्द के चयन के साथ ही एक दूसरी चुनौती अनुवादक के सामने आती है पर्याय निर्धारण की, क्योंकि कई बार एक ही शब्द के अनेक पर्याय देखने को मिलते हैं। तो बैंकिंग साहित्य में ऐसे अनेक शब्द देखने को मिलते हैं जिनके अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम शब्द लें विंडो, विंडो का अपना कोशगत अर्थ होगा खिड़की, लेकिन जैसे उदाहरण लेते हैं, वाक्य बनता है दिस इज अ यूनिक विंडो अवेलेबल ओनली इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ विंडो का अर्थ खिड़की ना होकर सुविधा से है, तो अनुवाद होगा ऐसी सुविधा जो केवल शहरी सरकारी बैंकों में उपलब्ध है। इसी तरीके से शब्द का प्रयोग होता है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग जब शब्द आएगा तो यहाँ विंडो का अर्थ खिड़की नहीं होगा, विंडो ड्रेसिंग का अर्थ होगा आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना, आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। इसी तरीके से इसके अतिरिक्त उपयुक्त शब्द चयन के लिए अनुवादक को सचेत रहने की आवश्यकता होती है और क्योंकि शब्दों की अर्थ छायाओं में भी बहुत अंतर होता है। शब्द के अनुसार, प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदलता है, जिसका ध्यान अनुवादक को रखना होता है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट के कई अर्थ प्रचलित हैं, जैसे जमा, साख, ऋण, श्रेय। अब क्रेडिट शब्द के हम अलग अलग प्रयोग देखते हैं और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस तरीके से क्रेडिट शब्द का अर्थ बदलता है। उदाहरण के लिए पेज अकाउंट क्रेडिटेड, इस अभिव्यक्ति का अनुवाद यदि अनुवादक करेगा तो अनुवाद होना चाहिए अदाता के खाते में जमा किया गया। तो यहाँ क्रेडिट का अर्थ हुआ जमा किया गया। अगला उदाहरण जैसे लेटर क्रेडिट, लेटर क्रेडिट का अर्थ होगा साख पत्र, या क्रेडिट प्रपोजल ऑफ दिस कंपनी इज अंडर कंसिडरेशन, इसका अर्थ होगा इस कंपनी का ऋण विचाराधीन है। या इसी तरीके से क्रेडिट का एक और प्रयोग होगा द क्रेडिट ऑफ सच अ नाइस वर्क गोज टू द मैनेजर, जिसका अर्थ होगा इतने अच्छे कार्य का श्रेय प्रबंधक महोदय को जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्रेडिट शब्द के अलग अलग अभिव्यक्तियों में प्रयोग बदलते चले गए और वहाँ अर्थ बदलता चला गया। इसी तरीके से एक और शब्द का हम उदाहरण लेते हैं, शब्द है फास्ट। फास्ट का सामान्य अर्थ होता है तेज, लेकिन यहाँ फास्ट बक, फास्ट बक शब्द का यदि प्रयोग होगा तो उसका अर्थ है आसान मुद्रा। फास्ट इंजन सेक्टर, इसका अर्थ होगा तेजी से उभरते हुए। फास्ट मार्केट, शीघ्र विक्रय माल बाजार। या क्विक ट्रीट फैसिलिटी, तुरंत त्वरित कार्यवाही सुविधा। तो इस नज़रिए से हम देखते हैं कि यहाँ पर फास्ट शब्द के अर्थ बदलते चले गए हैं। फास्ट ट्रीट फैसिलिटी का अर्थ होगा तुरंत या त्वरित कार्यवाही या सुविधा। इसके साथ साथ अनुवादक को विशिष्ट अभिव्यक्तियों के अनुवाद का भी ध्यान रखना होता है। विशिष्ट प्रकार के शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग बैंकिंग साहित्य में देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक के लिए यह आवश्यक है कि पाठ के संदर्भ को ग्रहण करें। अभिव्यक्तियों का अनुवाद करते समय अनुवादक के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती अनुवाद में देखने को मिलती है। तो अनुवादक को पाठ के संदर्भ को ग्रहण करना चाहिए और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अनुवाद बैंक के ग्राहक के लिए हो रहा है या प्रशासनिक कार्यशैली के लिए हो रहा है या फिर कानून या विधि से संबंधित है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जो बैंकों की अपनी कार्यप्रणाली है वो एक और ग्राहक सेवा से जुड़ी हुई है, दूसरी ओर बैंकों का जो अपना आंतरिक प्रशासनिक कार्य है उससे जुड़ी हुई है, या फिर कानून और विधि से भी बैंकिंग साहित्य पूरी तरीके से जुड़ा होता है। तो उस नज़रिए से यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि गोल्ड इज़ होर्डेड अगेंस्ट रेनी डेज, तो यहाँ जो रेनी डेज है इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। रेनी डेज का अर्थ यहाँ वर्षा के दिन नहीं है।
रेनी डेज इसका हम अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद होगा सोना बुरे वक्त या दिनों में काम आने के लिए जमा किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग बैंकों के विज्ञापनों को तैयार करने में किया जा सकता है। तो उस नज़रिए से अनुवादक को इसके अर्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण यदि हम लें, प्लीज़ एडवाइज अबाउट द फेट ऑफ बिल्स। तो यहाँ फेट शब्द जो है वो भविष्य फल की सूचना नहीं दे रहा है। यहाँ जो फेट शब्द है उसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा, कृपया उगाही के लिए भेजे गए बिलों की सूचना दें, वसूली की सूचना दें। तो इस तरीके से शब्दों के अर्थ छवियों पर अनुवादक को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शब्द चयन करते समय अनुवाद, इसके अतिरिक्त उपयुक्त शब्द चयन, अनुवादक जो है वो उपयुक्त शब्द चयन किस तरीके से करता है इसका ध्यान भी अनुवादक को रखना होगा। विशिष्ट अभिव्यक्तियों का ध्यान भी अनुवादक को रखना होगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति अनुवादक के सामने आती है, वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना की अपनी विशिष्टता बैंकिंग साहित्य में देखने को मिलती है। बैंकिंग साहित्य की वाक्य रचना पर हम देखते हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव मुख्यतः परिलक्षित किया जाता है, क्योंकि बैंकों का जो मूल कार्य है वो अंग्रेजी में हो रहा होता है। तो अंग्रेजी का प्रभाव बैंकिंग साहित्य की भाषा पर हमें देखने को मिलता है। तो अनुवाद करते समय अनुवादक के लिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अंग्रेज़ी की अपनी भाषा शैली है, अंग्रेज़ी की जो अपनी वाक्य संरचना है, वो हिंदी की अनुवाद करते समय हिंदी की वाक्य संरचना में हम तब्दील कर पाएँ, परिवर्तित कर पाएँ, उसे ज्यों का त्यों। जैसे कि अंग्रेज़ी में हम देखते हैं कि प्रधानता अंग्रेज़ी की ये प्रकृति की विशिष्टता है कि अंग्रेज़ी में लंबे लंबे वाक्य बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी में कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ी में अल्प विराम यानी कॉमा या दैट और विच लगाकर बहुत लंबे लंबे वाक्य बनाए जाते हैं, और ये लंबे लंबे वाक्य विशेष तौर पर प्रशासनिक या विधि कानून से संबंधित सामग्री जो अंग्रेज़ी में है उसमें हमें इस वाक्य रचना को ये वाक्य रचना हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ यदि हम तुलना करेंगे तो हिंदी की जो अपनी प्रकृति है, हिंदी की जो अपनी वाक्य रचना है, उस वाक्य रचना पर यदि हम विचार करते हैं तो हिंदी में कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य का इस्तेमाल हिंदी में अधिक से अधिक किया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी में सरल शब्दों के साथ साथ मिश्र व संयुक्त वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु उसकी संरचना अंग्रेज़ी की वाक्य संरचना से बहुत अलग होती है। तो बैंकिंग साहित्य का अनुवाद करते समय इसका समुचित अभ्यास अनुवादक को होना चाहिए, अन्यथा हिंदी में अनुदित प्रशासनिक व बैंकिंग साहित्य की वाक्य रचना मूल अंग्रेजी पाठ से अर्थ ग्रहण की दृष्टि से कई बार अधिक जटिल हो जाती है, अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। एक उदाहरण हम लेते हैं, द चेक विच वॉज रिसीव्ड हैव बीन पेड। इसका यदि अनुवाद बिल्कुल ठीक अनुवादक ने ध्यान दिए बिना अंग्रेज़ी की ही वाक्य संरचना के आधार पर कर दिया तो अनुवाद हो जाएगा, जो चेक प्राप्त हुए थे उनका भुगतान कर दिया गया है। ये जो वाक्य रचना है वो हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं है, असंगत प्रतीत हो रही है। यहाँ अनुवाद किया जाना चाहिए, प्राप्त हुए सभी चेकों का भुगतान कर दिया गया है। तो ये वाक्य अपने आप में सरल है, सुबोध है, आसानी से समझ में आने वाला है। तो इस तरीके से लंबे लंबे अंग्रेज़ी भाषा की प्रकृति के वाक्यों को हिंदी अनुवाद करते समय हिंदी की प्रकृति के अनुरूप अनुवादक को ढालना होता है। यदि अंग्रेज़ी के लंबे लंबे वाक्यों के हिंदी में अनुवादक उसी आधार पर या उसी प्रकार पर अनुवाद करता चला जाता है तो इस तरीके के अनुवाद दुरूह लगते हैं, जटिल लगते हैं, और ऐसी स्थिति में जो मूल वाक्य है उसकी मूल अंग्रेज़ी का जो वाक्य है उसकी तुलना में जो कथ्य की और अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट सरल नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति का ध्यान भी अनुवादक को रखना चाहिए। इसी तरीके से एक और उदाहरण यदि हम लेते हैं तो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स may evolve their own scheme of Hindi training either individually or collectively and should themselves decide the mode of training
aiming at equipping the employees with functional Hindi which could be used by them the working of the bank. अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य अपने आप में बहुत लंबा वाक्य है और इस वाक्य को यदि तोड़ा नहीं गया तो हिंदी में इसी तर्ज पर यदि इतना ही लंबा वाक्य बनाया जाएगा तो वो अर्थ की दृष्टि से बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत दुरूह हो जाएगा। तो इस नज़रिए से अनुवादक को इस वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों में तोड़कर इसका अनुवाद करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम, इसी का अनुवाद यदि हम करते हैं तो सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को अकेले या सामूहिक रूप से हिंदी प्रशिक्षण की अपनी योजनाएं तैयार करनी चाहिए। उन्हें स्वयं ही प्रशिक्षण के तरीके के बारे में निर्णय करना चाहिए। प्रशिक्षण का लक्ष्य यह होना चाहिए कि कर्मचारियों को ऐसी बेहतरीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए जिनका वो बैंकों के कामकाज में उपयोग कर सकें। तो इस तरीके से इसका प्रयोग, ये जो अनुवाद हुआ, ये अनुवाद जो है वो अधिक स्पष्ट है, सुगम है और समझ में आसानी से आ पा रहा है। तो इस नज़रिए से जो वाक्य हैं, जो लंबे लंबे वाक्य हैं, उनको तोड़कर छोटे छोटे वाक्यों में उनका परिवर्तन करके अनुवादक भाषा को, लक्ष्य भाषा को अधिक सहज और सरल बना सकता है। इसके अतिरिक्त वाच्यों का प्रयोग जो है वो भी अनुवाद में एक अर्थ में परिवर्तन की स्थिति निर्मित कर सकता है। तो वाच्यों का प्रयोग करते समय भी अनुवादक को सतर्कता बरतनी चाहिए। जैसे अभी हमने समझा कि कर्मवाच्य में जो वाक्य रचना करना अंग्रेजी की कार्यालयी भाषा की प्रकृति है। तो उस दृष्टि से देखें तो हिंदी की जो वाक्य संरचना है वो अधिकतर कर्तृवाच्य प्रधान है। अतः हिंदी की वाक्य संरचना को ध्यान में रखकर अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए। जैसे यदि हम उदाहरण लें कि आपके द्वारा भेजा गया पत्र मिला, इसके स्थान पर यदि अनुवादक वाक्य बनाता है आपका पत्र मिला, तो यह वाक्य हिंदी की वाक्य संरचना के अधिक अनुकूल होगा। एक और उदाहरण से इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे विकासपुरी ब्रांच ऑफ द बैंक was inaugurated by the general manager। इसका अनुवाद करते समय अनुवाद दो तरीके से किया जा सकता है। बैंक की विकासपुरी शाखा का उद्घाटन महाप्रबंधक द्वारा किया गया। अब यहाँ जो ये द्वारा शब्द है, ये ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी की जो कर्मवाच्य प्रधान शैली है उसी के अनुरूप अनुवादक ने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। लेकिन इसका और सरल अनुवाद किया जा सकता है हिंदी की प्रकृति के अनुरूप कि बैंक के महाप्रबंधक ने विकासपुरी शाखा का उद्घाटन किया। तो इस तरीके से अनुवादक को इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति प्रयोग की विशिष्टता भी अनुवादक को ज़रूर देखनी चाहिए। बैंकों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसमें कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये अभिव्यक्तियाँ मूलतः प्रशासनिक कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ होती हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने बैंकों के कामकाज में प्रयोग आने वाली विशिष्ट अभिव्यक्ति प्रतिरूपों का निर्माण किया है। कुछ उदाहरण आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसकी अभिव्यक्ति शब्दावली आयोग द्वारा तैयार किए हुए कोश में ठीक इसी रूप में स्रोत पर काटा गया कर। या कैश रिसीव्ड, इसके लिए अभिव्यक्ति मिलती है नकद प्राप्त। अकाउंट क्लोज्ड, इसके लिए हिंदी प्रतिरूप मिलता है खाता बंद। सील्ड, इसके लिए हिंदी प्रतिरूप मिलता है मुहर लगा दी गई। या होल्डर्स राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, इसके लिए अभिव्यक्ति प्रतिरूप है प्रतिभूति के संबंध में धारक का अधिकार। या शैल बी लायबल टू पे, इसके लिए अभिव्यक्ति प्रतिरूप मिलता है अदा करना पड़ेगा। इस तरीके से विशिष्ट अभिव्यक्ति रूप हमें बैंकिंग साहित्य में स्रोत भाषा में मिलते हैं, जिनके लिए शब्दकोश की सहायता अनुवादक को लेनी चाहिए। इसके अलावा वाक्य संरचना की दृष्टि से यदि विचार किया जाए, इसी चर्चा को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो सरकारी पत्राचार की शैली व्यक्तिगत न होकर निर्वैयक्तिक होती है।
और इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंकिंग साहित्य की जो वाक्य संरचना है, जो वाक्य रचना है, वो निर्वैयक्तिक होती है। निर्वैयक्तिकता का क्या अर्थ हुआ? निर्वैयक्तिकता से तात्पर्य हुआ कि कथन व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता, कथन यहाँ व्यक्ति निरपेक्ष होता है। और ऐसी स्थिति में जब कथन व्यक्ति निरपेक्ष होता है और जो मूलतः बैंकों की कार्य, जो आंतरिक कार्यशैली है, उसका जो प्रशासनिक कार्य है, उससे जुड़ी हुई स्रोत पाठ में इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग हमें मिलता है, तो यहाँ कई बार अनुवादक को कर्तृवाच्य का ही प्रयोग करना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे ब्रांचेस आर रिक्वेस्टेड टू ऑनर द इंटरेस्ट वारंट्स इशूड बाय द कंपनी और प्रेजेंटेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। इसका अनुवाद किया जाएगा, शाखाओं से अनुरोध है कि वे उक्त कंपनी द्वारा जारी किए गए ब्याज वारंटों को प्रयुक्त किए जाने पर तथा अन्यथा ठीक पाए जाने पर स्वीकारें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाषा व्यक्ति सापेक्ष ना होकर व्यक्ति निरपेक्ष है और ऐसी स्थिति में कर्तृवाच्य यानी पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अनुवादक पैसिव वॉइस का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो बैंकों की अपनी भाषा है, उसमें औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग अधिक किया जाता है, तथ्यों की प्रधानता होती है, मुहावरेदार भाषा का अभाव होता है और अभिधात्मकता की प्रधानता होती है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक को इन सारी स्थितियों का समुचित ध्यान रखते हुए अनुवाद करना चाहिए। इसके बाद संक्षिप्ताक्षर अपने आप में एक बड़ी चुनौती अनुवादक के लिए प्रस्तुत करते हैं। बैंकों से संबंधित कार्य व्यवहार में संक्षिप्ताक्षरों यानी एब्रीविएशंस का अपना एक अलग स्थान है, अपना एक अलग महत्व है और इन एब्रीविएशंस का भरपूर इस्तेमाल बैंकों की भाषा में किया जाता है। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। परंपरागत रूप से अंग्रेजी में होने वाले प्रशासनिक कार्यों में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और इसी को आधार बनाकर हिंदी में भी संक्षिप्ताक्षर प्रतिरूप निर्मित करने का प्रयास किया गया। वस्तुतः यहाँ हम एक चीज़ का और ध्यान ज़रूर रखें कि अंग्रेज़ी भाषा की जो लिपि है वो वर्ण आधारित यानी कि अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट है। इसमें शब्दों के संक्षिप्ताक्षर निर्मित करना आसान है। दूसरी ओर यदि हम हिंदी पर ध्यान देंगे तो हिंदी की जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि है, ये अक्षरिक लिपि है यानी सिलेबिक स्क्रिप्ट इसे कहा जाता है। इसलिए अंग्रेज़ी की तुलना में हिंदी में संक्षिप्ताक्षर का निर्माण भी कम नज़र आता है और व्यवहार भी हमें कम नज़र आता है। अतः संक्षिप्ताक्षरों का अनुवाद बैंकिंग साहित्य में अनुवादक के लिए एक चुनौती की तरह होता है। अब इस स्थिति में वो क्या करें? क्या वह अंग्रेज़ी संक्षिप्ताक्षरों को ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख दे या फिर उनके पूर्व रूप का हिंदी में अनुवाद कर दे या फिर उनके हिंदी पर्याय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें? ये तीनों ही स्थितियां अनुवादक के सामने होती हैं कि या तो वो अंग्रेज़ी के संक्षिप्ताक्षरों को ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख दे, उसका लिप्यंतरण कर दे, या उनके पूरे रूप का, उनकी जो फुल फॉर्म है उसका हिंदी में अनुवाद करे, या फिर उनके हिंदी पर्याय को, हिंदी का जो पर्याय है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। ये अनुवादक के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली में संक्षिप्ताक्षरों के हिंदी प्रतिरूप शामिल किए गए हैं और उनका प्रयोग अनुवादक को करना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसी स्थिति में अनुवादक संक्षिप्ताक्षरों की समस्या से बच सकता है। इसके अलावा बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की अभिव्यक्ति शैली को भी हमें समझना होगा। बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की अभिव्यक्ति शैली कैसी है? बैंकिंग साहित्य के अनुवाद को अनुवादक जो है उसे तथ्य और कथ्य दोनों के प्रति विशेष सतर्क रहना होता है, विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तथ्य और कथ्य को ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर देना ही बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की सबसे बड़ी सफलता है। यहाँ सामान्य शब्दों का अर्थ बदलने लगता है अभिव्यक्ति शैली में और पारिभाषिक
शब्दों के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से अंतरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य शब्दों के कई बार अर्थ प्रयुक्ति के अनुसार बदल जाते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली के प्रति अनुवादक को सतर्कता बरतनी चाहिए, सतर्कता उसकी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति शैली में औपचारिकता और तथ्यात्मकता का भी अनुवादक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पदक्रम और विराम चिन्हों का भी एक विशेष रोल है, एक विशेष भूमिका है बैंकिंग साहित्य के अनुवाद में। बैंकिंग साहित्य के अनुवाद में पदक्रम और विराम चिन्हों के प्रति भी अनुवादक को सतर्कता रखनी चाहिए। शब्दानुवाद की प्रकृति के कारण अंग्रेजी के पदक्रम और अल्प विराम यानी कॉमा, निर्देशक चिन्ह जैसे डैश, अर्थ विराम जैसे सेमीकोलन, उद्धरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क, ऐसे विराम चिन्हों का क्रम यदि ज्यों का त्यों रख दिया जाए तो फिर अनुवाद में कई बार समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यहाँ यदि हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं, विद अ व्यू टू द हेल्प द स्मॉल फार्मर्स जनरली बैंक आर नॉट इंसिस्टिंग एनी सिक्योरिटी फॉर क्रॉप लोन्स up to rupees 5,000 except hypothecation of crops to which loan is guaranteed। यहाँ यदि इसका अनुवाद इस रूप में किया जाएगा, छोटे किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से प्रायः बैंक 5,000 रुपये तक के फसल ऋण के लिए किसी प्रतिभूति पर जोर नहीं देते, सिवाय फसलों के दृष्टिबंधन के जिनके लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि विराम चिन्हों का और पदक्रमों का ज्यों का त्यों प्रयोग करके अनुवादक ने अनुवाद कर दिया है, और यहाँ अनुवाद जो है वो अटपटा लग रहा है, असंगत लग रहा है। इसका यदि अनुवाद हिंदी की प्रकृति और हिंदी के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अनुवादक करेगा तो सरल अनुवाद अनुवादक कर सकता है। जैसे छोटे किसानों की सहायतार्थ प्राप्त लगभग 5,000 रुपये तक के फसल ऋण के लिए फसलों के दृष्टिबंधन के अलावा अन्य किसी प्रतिभूति की अपेक्षा नहीं है। तो इस तरीके से वाक्य रचना करते समय अनुवादक को शब्दों के क्रम के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक यदि शब्दों के क्रम को गलत रूप में रखेगा तो भी अनुवाद जो है वो अटपटा हो जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, बैंक स्कीम टू रिड्यूस टू इरेडिकेट पॉवर्टी। यहाँ यदि अनुवादक ठीक इस तरीके से अनुवाद करेगा और पदक्रम और पद चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो बैंक की गरीबी दूर करने की योजना जैसा वो अनुवाद कर सकता है। यह अनुवाद बड़ा असंगत अनुवाद है। इसके स्थान पर उसे सही अनुवाद करना होगा, बैंक की गरीबी दूर करने की योजना। तो इस तरीके से अनुवादक जो है वो वाक्य रचना में पदक्रम और पद चिन्हों का भी समुचित प्रयोग उसे करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाक्य में अन्विति का समुचित ध्यान रखना भी अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक है। अन्विति को यदि हम समझें तो वाक्य लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध जोड़कर बनता है और इसकी समुचित अन्विति वाक्य रचना में होनी चाहिए, तभी जो संदेश है वो सही रूप में संप्रेषित हो पाता है। तो इस स्थिति में भाषा की सहजता बनाए रखने के लिए अनुवादक को भाषा की सहजता बनाए रखना अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य भाषा में अन्विति का ध्यान रखना, यानी कि शब्दों का प्रयोग वाक्य में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखना भी अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से ये सारी स्थितियाँ थीं जिनकी अभी हमने चर्चा की कि बैंकिंग साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह की सावधानियां अनुवादक को बरतनी चाहिए। तो इस तरीके से इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने समझने का प्रयास किया कि बैंकिंग साहित्य कुल मिलाकर क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसके अनुवाद की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से एक अनुवादक बैंकिंग साहित्य का सफल अनुवाद कर सकता है। धन्यवाद।